हेलो एवरीवन, हम हरियाणा जीके कर रहे थे। हरियाणा जीके में हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा था? वन विभाग चल रहा था और उसको हम स्टैटिक जीके की तरह ही कर रहे थे। तो लास्ट हमारा क्वेश्चन हो गया था जल प्रदूषण नियंत्रण और रोकथाम अधिनियम कौन सा था? 1974। ठीक है, अगर हम हरियाणा का राज्य वृक्ष की बात करें तो कौन सा है? पीपल, फाइकस रिजियोसा, इसको हम ये बोलते हैं रेलिजियोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रमुख औषधीय पौधे कौन कौन से देखने को मिलते हैं हमें हरियाणा में? गिलोय देखने को मिलता है, आंवला देखने को मिलता है। कौन सा देखने को मिलता है? गिलोय, आंवला, अश्वगंधा, तुलसी। हरियाणा में पाई जाने वाली प्रमुख झाड़ियां कौन सी देखने को मिलती हैं? बबूल, कीकर, खेजड़ी। कौन सी देखने को मिलती हैं? बबूल, कीकर, खेजड़ी। अरावली में कौन कौन से वृक्ष मिलते हैं? धौंक, बेल, खैर। शिवालिक में देखें तो हम साल, जहां ये शाल दिखाई मिले भाई उसको साल कर देना, साल के वृक्ष सिस्टम। ठीक है, और आपका और भी कौन से देखने को मिलते हैं हमें? कौन से और वृक्ष देखने को मिलते हैं? कौन से देखने को मिलते हैं बेटा? सिंदूर, खैर भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, सरस के भी देखने को मिलते हैं। आंवले का पौधा विटामिन सी का प्रमुख स्रोत होता है। ऑलरेडी सब बच्चों को पता है, आंवला सब खाते हैं, जूस में निकाल निकाल के भी पीते हैं। जो कीकर का वृक्ष है ये सूखा प्रतिरोधक और जल संरक्षण में सहायक होता है। वनस्पति संरक्षण हेतु जो ग्रीन बेल्ट होती है, वनस्पति संरक्षण हेतु जो ग्रीन बेल्ट होती है, हरियाणा सरकार ने उसको कंपलसरी कर दिया है। हरियाणा में बायोफेसिंग प्राकृतिक सीमा रेखा हेतु प्रोत्साहित की गई है। पेड़ बचाओ जीवन बचाओ अभियान स्कूलों में सक्रिय है, बच्चों के द्वारा इसको स्टार्ट करवाया गया है। कौन सा? पेड़ बचाओ और जीवन बचाओ। अगर हम वन क्षेत्र सर्वेक्षण की बात करें तो हर 2 वर्ष में राज्य सरकार द्वारा सर्वेक्षण किया जाता है। हरियाणा में वन सेवा प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? पंचकूला में है। कहाँ पर है बेटा? वन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है आपका? पंचकूला में है। वन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है आपका? पंचकूला में है। ठीक है, और अगर हम वन विभाग की बात करें तो वन विभाग इनका भी जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर आपके? पंचकूला में है। लास्ट लेक्चर में हम बात कर चुके थे। वन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 7 दिसंबर 1989 को हुई थी। इनका आदर्श वाक्य क्या था? वृक्ष की रक्षा अपनी रक्षा। ठीक है, वृक्षों से प्राप्त उत्पाद क्या मिलता है? लकड़ी मिलते हैं, गोंद, रेजिन, शहद। जंगलों में आग लगने का प्रमुख कारण क्या है भाई? आदमियों की लापरवाही ही होती है सबसे बड़ी। पिएंगे बीड़ी छोड़ देंगे, सिगरेट पिएंगे छोड़ देंगे। अरावली को वन क्षेत्र घोषित पर्यावरणीय दृष्टि से बहुत आवश्यक है। भूजल रिचार्ज में वनों की भूमिका अहम होती है। वनों में जुड़ी जलवायु सेवाएं CO2 यानी कि जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसका अवशोषण करना और तापमान नियंत्रण करना। वन आधारित जीविका क्या है? शहद संग्रह करते हैं, लकड़ी काटते हैं, व्यवसाय करते हैं लकड़ी का। वृक्षों की औसत एज कितनी होती है बेटा? 40 से 100 साल तक होती है। हरियाणा में वृक्ष महाकुंभ अभियान कब चलाया गया था? कब चलाया गया था? 2023 में चलाया गया। क्या हरियाणा में वृक्ष महाकुंभ अभियान 2023 में चलाया गया? भारत में कुल वन क्षेत्र का योगदान कितना है? कितना योगदान है? लगभग 24% है। हरियाणा का राष्ट्रीय योगदान वन क्षेत्र के हिसाब से कम है, पर क्या लिख दिया इसने? प्रयासशील है। अगर हम बात करें कितना वन 2011 के अकॉर्डिंग टोटल अगर लिखित वन क्षेत्र की बात करें तो बेटा कितना है? लगभग 1602 किलोमीटर स्क्वायर है, हो चुका है इतना, यानी कि आपका 3.9% के समथिंग। भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो अगर आरक्षित वन क्षेत्र की बात करें तो 15.97 है। संरक्षित वन क्षेत्र की बात करें तो 74.28% है। अगर अवंगीकृत वन क्षेत्र की बात करें तो 9.75% है। ठीक है, और जो आपकी 2021 के उसमें आया था तो लगभग इतना ही एरिया निकल के आया है आपका। कितना? 1603.48 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर था, लगभग 1602 किलोमीटर स्क्वायर ही आप याद रख लीजिए उसको। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे क्या आगे? नेशनल पार्क्स आगे, हमारे क्या आगे? राष्ट्रीय उद्यान।
हमारे राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? हमारे 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन, कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं बेटा? 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। हरियाणा में 2 संरक्षित राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन सा? एक तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो आपका गुरुग्राम में है, दूसरा जो आपका कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अगर अब हम सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें जो आपके गुरुग्राम में है, इसका जो घोषणा वर्ष था वो 1991 माना है। 1971 में इसको पक्षी अभयारण्य घोषित किया है। उससे पहले आप कुछ समझ लो इसके बारे में। घोषणा वर्ष कब स्थापित किया गया, कब घोषणा की गई इसकी? 5 जुलाई 1991 को इसकी घोषणा की गई थी। इससे पहले ये क्या था? इससे पहले ये पक्षी विहार था। क्या था? पक्षी विहार था पहले ये, जिसकी स्थापना 1971 में की गई। किनके द्वारा की गई? एक वैज्ञानिक होते थे, कौन? डॉक्टर सलीम अली। कौन थे बेटा? डॉक्टर सलीम अली, जिनको हम क्या बोलते हैं? डॉक्टर सलीम अली, इनको बोलते हैं हम बर्ड मैन ऑफ इंडिया। बर्ड मैन ऑफ इंडिया, क्या बोलते हैं? बर्ड मैन ऑफ इंडिया। इनके प्रयासों से इसको पक्षी विहार घोषित किया गया था। स्थापना की गई थी 1971 में। 1971 में आपके जो 3 गांव थे, कौन कौन से? एक तो चंदू, सांड्रेना और सुल्तानपुर, यानी कि जो आपका फर्रुख नगर तहसील है गुरुग्राम की, यहाँ से भूमि ली गई, यानी कि जो भूमि का अधिग्रहण किया गया। उस टाइम जो आपकी प्रधानमंत्री थी, कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी थी। उनको एक लेटर भेजा गया ऐसे ऐसे। और इसकी खोज करने का श्रेय किसको जाता है? अगर हम इसकी खोज का श्रेय दें, इसकी खोज करने का श्रेय जाता है आपके इंग्लैंड के, कौन? पीटर जैक्सन को। किनको जाता है? पीटर जैक्सन को। ठीक है, कब? 1970 में। ठीक है, 1971 में तो डॉक्टर सलीम अली के द्वारा इनकी स्थापना करवाई गई थी, उनका हाथ था। बट अगर इसकी खोज की बात करें तो 2 आदमियों का नाम आता है, एक तो पीटर जैक्सन का और दूसरे किनका नाम आता है बेटा? पीटर स्काउट्स का। किनका? पीटर स्काउट का। ठीक है, फिर क्या होता है भाई? 1972 में, यहीं पे लिख लो कहीं, 1972 में सुल्तानपुर को जलीय पक्षी हेतु आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। ठीक है, और फिर क्या भाई, सब ये सबको पता है कि जो राष्ट्रीय उद्यान है इसको हम प्रवासी पक्षियों के लिए भी जानते हैं। आपकी जो सर्दी का टाइम आता है या सर्द ऋतु जिसको हम बोल देते हैं, यहाँ पर शीत ऋतु में हर साल सैकड़ों पक्षी प्रवास करते हैं, जिनमें से फेमस सबसे कौन सा है आपका? साइबेरियन क्रेन। ठीक है, ग्रे लगागूज, पेटेंट स्कार्ट, ये यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं पक्षी। इनको प्रवासी पक्षियों का स्वर्ग बोला जाता है। ठीक है, और रामसर साइट में कब घोषित किया गया था? 5 मार्च 2021 में अंतर्राष्ट्रीय महत्व का आर्द्र भूमि स्थल इसको घोषित किया गया, यानी कि रामसर साइट में इसको शामिल किया गया। इसको हम पक्षियों का स्वर्ग भी बोलते हैं। और पहले इसे हम किस नाम से पुकारते थे? लेक बर्ड सेंचुरी नाम से पुकारते थे। अगर हम अन्य नाम की बात करें बेटा, अन्य नाम की बात करें तो हम इसको पहले किस नाम से जानते थे बेटा? लेक बर्ड सेंचुरी। ठीक है, इस नाम से हम इसको जानते थे। और अन्य नाम में अगर अब बाई चांस आ जाए तो सलीम अली पक्षी विहार भी कह देंगे हम इसको। सलीम अली पक्षी विहार। ठीक है, इसके क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 1.43 वर्ग किलोमीटर, 1.43 वर्ग किलोमीटर नहीं, लगभग 143 हेक्टेयर के इक्वल बोल दो आप इसका। ठीक है, ये बोल दो 142.52 है वैसे तो एक्चुअल में हेक्टेयर।
ठीक है। 1.43 वर्ग किलोमीटर, 142.52 हेक्टेयर, या हम इसको बोल देते हैं 353 एकड़ में ये फैला हुआ है। 353 एकड़ में ये फैला हुआ है। ये 143, ये पॉइंट हटा देना बीच में से, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि जो आपका ये सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, ये हरियाणा का पहला और सबसे पुराना तथा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान भी है। अगर बात आ जाए सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ये आपका सबसे छोटा भी है, सबसे पुराना भी है और हरियाणा का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी है। ठीक है, आई गेस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर हम बात करें कि भाई हरियाणा का सर्वप्रथम इको पार्क कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देती हूँ। हरियाणा का सर्व प्रमुख इको पार्क भी कौन सा है आपका, सुल्तानपुर पक्षी विहार है। ठीक है, साइबेरियन सारस के प्रवास के लिए सबसे प्रसिद्ध है। यहाँ पर आपको पक्षियों को देखने के लिए क्या बनाया गया है, 4 वॉचिंग टावर भी स्थापित किया गया है। 4 वॉचिंग टावर स्थापित किया गया है यहाँ पर कि उन पे चढ़ के आप पक्षियों को देखो, आराम से एंजॉय करो उनको। ठीक है, खूबसूरती को देखो उन पक्षियों की। नेक्स्ट क्या है हमारा राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा है बेटा, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पर है, आपके यमुनानगर में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 2003 में। कब, 8 दिसंबर 2003 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान के रूप में इसको स्थापित किया गया था। जो ये है, ये सबसे ज़्यादा फेमस, आपको यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलता है, हाथी भी देखने को मिलेगा। वैसे ना कालेसर में ये बोलते हैं हाथी देखने को नहीं मिलता, ठीक है, तो हाथी काट दो। तेंदुआ देखने को मिलता है, चीतल और सांभर, जंगली सुअर और लाल जंगली मुर्गों के लिए ये सबसे फेमस है। किसके लिए बेटा, लाल जंगली मुर्गों के लिए। बहुत प्रसिद्ध है लाल जंगली मुर्गों के लिए, जाना भी उस चीज़ के लिए जाता है। अगर हम इसके एरिया की बात करें तो 46.82 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम हेक्टेयर की बात करें तो अगर हम बेटा एक सेकेंड, जो ये आपका था ना 1.43, ठीक है, ये क्या मेरा ही माइंड खराब हो रहा था क्या, 1.43 वर्ग किलोमीटर ही है। ठीक है, अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 46.82 किलोमीटर स्क्वायर है। अगर हम हेक्टेयर में बात करें तो 46 82 32 से याद कर लो, 46 82 से ही याद कर लो हेक्टेयर। अगर हम एकड़ की बात करें तो लगभग 13,000 एकड़ में ये फैला हुआ है। ठीक है, 13,000 एकड़ में। क्षेत्रफल कितना है, 46.82 किलोमीटर स्क्वायर। हेक्टेयर की बात करें तो 46-82 हेक्टेयर। और अगर एकड़ की बात करें तो नियर अबाउट 13,000 एकड़ में। यहाँ पर ये शिवालिक पर्वत श्रृंखला की तलछटी में आपको देखने को मिलता है। यमुनानगर कहाँ पर है, शिवालिक की बाउंड्री पे ही है। और यहाँ पर आपको कौन कौन से पेड़ देखने को मिलते हैं, साल के पेड़, खैर के पेड़, सरस के पेड़, सिंदूर के पेड़, यहाँ पर ये पेड़ आपको देखने को मिलते हैं। और नमक के पेड़ भी आपको देखने को मिलते हैं काफ़ी मात्रा में, नमक के पेड़। ठीक है, नमक के पेड़, अचंभा मत मान जाना, कभी ये कह दो किसी साल्ट, हिल साल्ट, पिंक साल्ट, नमक के पेड़ भी देखने को मिलते हैं कालेसर में। अगर हम कालेसर की बात करें तो ये साल वृक्षों के लिए ही सबसे पहले जाना जाता है। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो ये सबसे बड़ा है। सबसे छोटा 2 ही हैं, तो सबसे छोटा तो आपका सुल्तानपुर है। ये क्या है, सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा उद्यान है। और यहाँ पर आपको एक मंदिर देखने को मिलता है, शिव मंदिर है एक। इस शिव मंदिर को हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम बोल देते हैं बेटा कालेश्वर या कालेश्वर। ठीक है,
कालेश्वर भी बोल देते हैं और कालेसर भी बोल देते हैं। किसको समर्पित है? ये भगवान शिव को समर्पित है। और जो आपका वन अनुसंधान देहरादून है, इसके द्वारा नेशनल पार्क इसको घोषित किया गया था 30 सितंबर 2021 को। ठीक है, अभी यहाँ पे एक पॉइंट लिखो, इम्पोर्टेंट है ये। क्या? वन अनुसंधान देहरादून है जो आपका, इसके द्वारा कालेसर नेशनल पार्क में 30 सितंबर, दिसंबर नहीं बेटा, सितंबर, क्या 30 सितंबर 2021 में पहला मशरूम का सर्वेक्षण किया गया था। मशरूम खुम्बी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? हरियाणा में, सोनीपत के खुम्बड़ी में सर्वेक्षण किया गया था। ठीक है भाई, ये थे आपके दो नेशनल पार्क, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो गुरुग्राम में है और कालेसर राष्ट्रीय उद्यान जो आपका यमुनानगर में। आई गेस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट बात करें, अगर हम वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें, आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें बेटा, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वैसे बात करें हरियाणा में कितनी टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं? टोटल हैं आपकी 8। ठीक है, पर एट प्रेजेंट की बात करें, किसकी? प्रेजेंट की, 7 देखने को मिलते हैं, पर ऑफिशियली ये नहीं हुआ है। अगर एग्जाम में आ जाए एट प्रेजेंट की बात करें तो 7, वरना 8 ही टिक करके आओगे। ठीक है, क्योंकि जो आपका अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य है इसको हटा दिया गया है। अबूब शहर, जो आपका अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसको सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र में शामिल किया गया है। इसके बारे में भी हम करेंगे। तो सबसे पहले हम कौन सा देखते हैं? कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य जो आपका यमुनानगर में है, क्योंकि अभी हमने कालेसर राष्ट्रीय उद्यान किया है तो उसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। जो ये आपका कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसकी स्थापना कब हुई थी बेटा? इसकी स्थापना हुई थी 1996 में। कहाँ हुई? यमुनानगर में हुई। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 54.36 वर्ग किलोमीटर है। अगर हम हेक्टेयर की बात करें तो 4632.85 हेक्टेयर है। ठीक है, यहाँ पर इसकी विशेषता क्या है? कालेसर एनपी से सटा हुआ है, एनपी नेशनल पार्क से। एनपी का मतलब क्या है बेटा? यहाँ पे नेशनल पार्क, कालेसर नेशनल पार्क से ये बिल्कुल टच है। हाथियों के आवास हेतु ये प्रसिद्ध है। ठीक है, हाथियों के आवास हेतु ये प्रसिद्ध है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं इस अभ्यारण्य में? हमें भौंकने वाले हिरण, भौंकने लिख दिया, भौंकने वाले हिरण, भौंकने वाले हिरण और लाल जंगली मुर्गा और तेंदुआ, भालू, सांभर, गोरल, कक्कड़, जंगली सूअर, और भूरा तितर, ये हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। अगर हम कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा का एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य है जिसको राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें तो हरियाणा का अब ये सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य बन गया, लेकिन इससे पहले किसको दर्जा प्राप्त था बेटा? अबूब शहर को दर्जा प्राप्त था। फिर दूसरा हम देखते हैं कौन सा? बीर शिकारगढ़ अभ्यारण्य जो आपका कहाँ पर है बेटा? पंचकुला में है। ठीक है, कहाँ पर है? आपके पंचकुला में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 29 मई 1987 को हुई थी। कब हुई थी? 29 मई 1987 को पंचकुला में हुई। अगर हम इसके एरिया की बात करें तो 7.67 वर्ग किलोमीटर है। अगर हम इसकी हेक्टेयर में बात करें तो हेक्टेयर में है बेटा ये
767 यानी कि 767.30 हेक्टेयर। ठीक है, इसमें आपको बहुत सारी वनस्पति भी और जंतु जो हैं, हमारे पशु हैं, वो अलग अलग टाइप के देखने को मिलते हैं। जैसे आपका चीतल हो गया, सांभर हो गया, नीलगाय हो गया, जंगली बिल्ली हो गया, एशियाई हाथी हो गया। ठीक है, ये यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। बीर शिकारगढ़ में आपका जंगली सूअर भी देखने को मिलता है, जंगली मुर्गा भी यहाँ पाए जाते हैं। और यहाँ पर गिद्ध संरक्षण केंद्र, एशिया का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र भी स्थापित किया गया, किसमें? बीड़ शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य में ही। अगर हम बात करें 2009 में क्या होता है, 2009 में यहाँ इसको थोड़ा बड़ा करके मैं लिख देती हूँ, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 2009 में क्या होता है, भारत सरकार ने इसे पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आ सकता है ये कि ये बताओ, भारत सरकार ने बीड़ शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसको पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र कब घोषित किया था? 2009 में किया गया था। इसके अंतर्गत क्या था कि जो आपका 5 किलोमीटर एरिया है, लगभग 3 मील के आसपास, वहाँ पर कोई भी विकास नहीं किया जाएगा। ठीक है, और 2001 में जो आपका ये गिद्ध संरक्षण केंद्र आया है ना, गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र, 2001 में इसकी स्थापना की गई। कब की गई? 2001 में। कब की गई बेटा? 2001 में केंद्र की स्थापना की गई। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप की वनस्पति देखने को मिलती है और डिफरेंट टाइप के जंतु देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट कौन सा है हमारा? खोल ही रैतान वन्य जीव अभ्यारण्य। खोल ही रैतान वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहाँ पर है? आपका पंचकुला में है। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 10 दिसंबर 2004 को हुई थी। अगर इसके एरिया की बात करें तो इसका एरिया है लगभग आपका 22.26 किलोमीटर स्क्वायर। अगर हम हेक्टेयर में बात करें तो कितना आ जाएगा? 4883। ठीक है, 4883 हेक्टेयर। ठीक है, कई जगह आपको देखने को मिलेगा क्या, 6 हेक्टेयर भी। किसी बुक में आपको 2656 हेक्टेयर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, पॉइंट अकॉर्डिंग इनके देख लेना, क्योंकि जो आपके एग्ज़ाम्स आए हैं, एग्ज़ाम में एक आधी बार 4883 भी पूछा जा चुका है, 22.26 भी पूछा जा चुका है, और 22 जो आपका 2226 हेक्टेयर है ये भी पूछा जा चुका है, 2656 हेक्टेयर भी पूछा जा चुका है। इसलिए आपको ये तीनों चारों लिखवाए हैं। अगर हम इसकी बात करें, इस अभ्यारण्य की बात करें, तो इस अभ्यारण्य में भी आपका कितना एरिया इको संवेदनशील जोन में घोषित किया है? 1320 हेक्टेयर जो एरिया है आपका, इसमें इस एरिया को इको संवेदनशील जोन में डाला गया है। ठीक है, इको संवेदनशील जोन बोला गया है इतने एरिया को, कितने को? 1320 हेक्टेयर को। अगर हम बात करें, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है? तेंदुआ देखने को मिलता है, जंगली सूअर, चीतल और आपका भालू, सांभर, गोरल, कक्कड़, और भारतीय गीदड़ भी देखने को मिला है। भारतीय गीदड़, लोमड़ी, ये सब यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको है ना ग्रे नेवला भी देखने को मिलेगा, ग्रे नेवला, भूरा तितर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, ये इसकी विशेषता थी बेटा। ये था आपका खोल ही रैतान वन्य जीव अभ्यारण्य जो आपका पंचकुला में है, जिसकी स्थापना आपकी 10 दिसंबर 2004 को हुई। इसका एरिया
22.26 वर्ग किलोमीटर भी बोल देते हैं। 48.83 हेक्टेयर भी आया एग्ज़ाम में, 22-26 हेक्टेयर भी आया है और 26-56 हेक्टेयर भी आया है। और 1320 हेक्टेयर को इको संवेदनशील जोन घोषित किया गया है। ठीक है, या ये कह सकते हो जो इसके आसपास का जितना एरिया है ना, चारों तरफ से मान लो ये है, और ये जो इसके आसपास का एरिया है ये 1320 हेक्टेयर है, इसको बोला गया है कि इको संवेदनशील जोन है ये। इस एरिया को क्या बोला गया बेटा? जो ये एरिया है ना आपका, ये एरिया, इसके चारों तरफ का एरिया, इसको ही बोला गया है क्या? इको संवेदनशील जोन। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई गेस सब तो आपको। फिर देखिए इससे नेक्स्ट का हम नेक्स्ट लेक्चर में करें, जैसे आपका नाहर आ जाएगा, भिंडावास आ जाएगा, अबूब शहर आ जाएगा, इससे नेक्स्ट के हम नेक्स्ट लेक्चर में ही करते हैं क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी फिर तो। चलो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।